Hello, friends. Welcome back again on the revamped channel Consistency in Silence. I know बहुत डिले से वीडियो ला रहा हूँ बट आफ्टर द मेंस एग्ज़ाम आई टुक सम टाइम टू रेस्ट एंड देन बाउंस बैक ऑन माई रेगुलर स्टडीज़ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग I was preoccupied with some other things also. So that's why the videos are getting delayed. बट मैं अभी भी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा कि रेगुलर इंटरवल में आएगी वीडियोस बट यू आर एन्जॉइंग यू आर कंज्यूमिंग द प्रीमियम कंटेंट ऑन यूट्यूब फ्री क्लासेस. तो इतना तो ठीक है, बनता ही आपका हैंडल करना. विदाउट एनी फर्दर डू वी विल बी स्टार्टिंग टुडे आवर पॉलिटी lectures. These lectures will cover both prelims as well as mains point of view. In the last class, I have told you that we will be starting the sociology course. But मैं सोच रहा हूँ sociology course थोड़ा सा लेट लाऊं ताकि रिवीजन मेरा भी हो जाए और आपका तो हो ही जाए. So now, without any further ado, let's start our today's session. Today is the very first class of our polity, so that's why I'm going to discuss some of the very basic and minute details of the polity. So in the Indian polity we have something known as legislature, executive एंड जुडिशरी. एक और चीज़ देखेंगे हम. सो दीज थ्री थिंग्स आर कॉल्ड द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अंडरस्टूड? वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. तो ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी बाय फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट. कौन थे प्रेसिडेंट? देख के आ जाना. सो दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज द इनफॉर्मल फोर्थ पिलर एंड दैट टू इज डिबेटेबल. दिस इज मीडिया. सो कोई भी कंट्री का जब सेटअप होता है, वेन एवर इन सोशोलॉजी क्लास वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नेशन एंड अ स्टेट. तो वो सब छोटी मोटी जो टेक्निकलिटी होंगी वो हम उधर देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड दिस डिफरेंस अबाउट द नेशन एंड स्टेट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट. तो वो सब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. कमिंग बैक टू आवर पॉलिटी लेक्चर. So in the formation of any country, and that too in a democratic way, we require some of the pillars. These are the three pillars of the democracy. In the legislature pillar, this will be used to legislate any laws, to form laws. These laws that are formed by the legislature will be implemented on the ground by the executive. And whether these laws are in consonance with the fundamental law of land, means in the case of the written democracies, the fundamental law of land is nothing but our constitution. So whether these legislated laws are ultra vires with constitution or not, this particular check will be developed by the judiciary. So these are the three pillars of democracy. Coming to Indian part, इंडिया में क्या हो रहा है? At the central level, we have parliament. At the state level,
we have state legislatures. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी इन इंडिया, जो कि क्या रियलिटी है। अगर कोई भी आप में से जितने भी लोग पहली बार दे आर स्टडिंग पॉलिटिकल कोर्सेज, यस यू कैन रीड लक्ष्मीकांत बाय योर विल, बट बिलीव मी, क्योंकि मैं भी उन्हीं कैटेगरी के स्टूडेंट्स में था जिनको ये नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल ग्राउंड वर्किंग ऑफ दिस पॉलिटिकल सिनेरियो। तो इसीलिए मैं अपने जैसे बच्चों के लिए थोड़ा बता रहा हूँ। पार्लियामेंट में वी हैव अपर हाउस नोन एज राज्यसभा, एंड वी हैव लोअर हाउस विच इज नोन एज लोक सभा। In the UK terms, Britain terms, this is House of Representatives and this is House of Lords. Understood? In the USA terms, इसको भी कुछ House of Representatives या Commons बोलते हैं और इसको बोलते हैं Senate. ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। स्टेट लेवल में we have the lower house, विधान सभा। But in some of the states we have two state legislatures. इसका मतलब जैसे पार्लियामेंट में हमारे पास राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा लोअर हाउस है, इन द सिमिलर मैनर इन सम स्टेट्स वी ओनली हैव द लोअर हाउस इज नोन एज विधानसभा, बट इन अदर स्टेट्स वी हैव द लोअर हाउस एज इट इज एंड द अपर हाउस विधान परिषद। But as you will go on reading the Lakshmikant polity, a line will be written that Indian political structure is a three-tier political structure, but we have studied only two. So by the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act of 1992, we have created the third tier of the government, that is beneath this state level. So in every states we will have the panchayats and we will have the municipalities. Now if you further dwell into this third tier, we will come to know that these panchayats are divided into three levels: village panchayat, block panchayat and zilla parishad. And we have three forms of municipalities. Mind you, municipalities or 74th Constitutional Amendment Act don't give a hierarchy of institutions, but they will give the forms of institution. Either there will be municipal corporation, municipal council or nagar panchayat. So there is a or in between these three things. So these small tiny things, ये जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे उसके बाद आप इन पे ध्यान देना शुरू करोगे, एंड द टाइम यू स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू सच नुआंसेस, देन यू विल एबल टू गेट क्वालिफाई इनटू योर प्रीलिम एग्जाम. So panchayats are divided into hierarchy of institutions, but these are the forms of institutions and not the hierarchy of institutions. So this is the general political scenario in India. पार्लियामेंट में आपको पता है राज्यसभा है, लोकसभा है. लोकसभा इज़ द लोअर हाउस, राज्यसभा इज़ द अपर हाउस. इनकी क्या क्या मेंबर्स की गिनती है वो हम सबको एक बार बस ऊपर से देखनी होती है, रटनी नहीं होती, देखनी होती है बस. देन स्टेट लेवल है. In some of the states we have only lower house, in other states we have lower as well as upper house. In which of the following states does they have both the houses? तो कैसे याद रखोगे? देखो साथ साथ है सारी चीज़ें. देखो यूपी और बिहार में दोनों हाउस मिलेंगे, ठीक है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तेलंगाना अलग कब हुआ? 2014 में हुआ. तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में दो हाउस मिलेंगे, 4 स्टेट्स हो गए. महाराष्ट्र और कर्नाटका में सटे हुए 2 हाउस हो गए. सो लाइक दीज माइंड मैप्स यू कैन रिलेट एज टू विच स्टेट्स डज पोजेस 2 हाउसेज ऑफ एट स्टेट लेजिस्लेचर.
Now going forward with this lecture, chalo let us study a particular term. Because these fundamental terms often appear in the prelims examination. So in the previous course, in the last year's course, I have given you an elaborate description about what is constitutionalism. But उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या. I have told you that fundamental law of land is constitution. Why? Because constitution has been made by the people of India. And this particular constitution has been adopted and enacted on 26th November 1946, which we will study later. Sorry, 26 November 1949. ठीक है, तो अनेक्ट किया था 26 नवंबर 1949 में. एंड कमेंसमेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 जनवरी 1950 को. तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें फैक्चुअल हम पढ़ते रहेंगे. सो एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, thereby we can derive a word constitutionalism. Now this word constitutionalism denotes a particular form of government which has enormous power in its domain. But what is this domain of this chosen government will be defined by the constitution. So enormous power in the domain, but what defines this domain of the government is our constitution, and the government which is doing its work in the limits of constitution is known as constitutionalism. So kind of in a way this is a limited government. If it has to be unlimited government, another name will be called, that is monarch. ठीक है, dictatorship, monarchy. So that kind of government will be known as unlimited government, because the discretion of law making as well as law implementing will be possessed by a single entity. या तो पर्सन होगा या ओलिगार्की होगी, एक ग्रुप में होगा. बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. पीपल ऑफ इंडिया हैज़ रिटन अ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस कॉन्स्टिट्यूशन is giving the power to this chosen government, and as this chosen government has been elected by the people, so that's why this government has to work within the limits of the constitution, and that's why constitutionalism is also denoted by the limited government. अब समझ में आ गया? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए इन फ्यूचर पार्लियामेंट इज अनेक्टिंग अ लॉ. कुछ भी अनेक्ट कर सकती है, बिकॉज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग, एंड देन देर आर सब्सिडरी फंक्शंस ऑल्सो, लाइक कीपिंग अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव, डिबेटिंग इन द हाउस, ठीक है, डिस्कसिंग इन द हाउस, फॉर्मिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज. सो दीज आर द सेकेंडरी फंक्शंस विच वी विल बी ड्वेलिंग इन लेटर क्लासेस. बट लेजिस्लेचर्स प्राइमरी वर्क इज टू मेक लॉज. नाउ इन द फ्यूचर द पार्लियामेंट is going to enact a law that all the persons which has left hand traits, which are lefty, they shall not be permitted to give the government exams. Now this law is discriminatory in nature, but who will tell government that, dear government, you are not working as per the wishes of the citizens of India, but you are forming some kind of unlimited government? तो गवर्नमेंट बोलेगी why? How can you prove this point that I am not working within my limits? So then the citizens of India will point towards the constitution, and in constitution it has been written in article 14. ठीक है, आर्टिकल 14 दे सकते हैं हम, आर्टिकल 16 एग्जाम्पल में दे सकते हैं. इन सब आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 14 says right to equality. Each and every person has right to be equal. अब उसके सब पार्ट्स भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे, बट बेसिकली
government can't enact this law, and this particular law, if enacted, will be annulled by the third pillar, that is judiciary. तो पार्लियामेंट अनेक्ट कर देगी, अगर ज़्यादा रोब दिखाना होगा उसे अनेक्ट कर देगी, बट द थर्ड पिलर विल इंश्योर द चेक्स इन द डेमोक्रेसी. और जब एक बार जुडिशरी अनल कर देगी, सो ये जो इतना भी उसने लेजिस्लेटिव प्रोसेस अपना के बिल पार्लियामेंट दोनों हाउसेस से पास करवाया है, दैट इज़ जस्ट अ टाइम वेस्ट. सो यही मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का. अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ जाते हैं हम. Historical background, I will be telling the brief, but it is your responsibility, because at the end of the day you have to clear prelims and mains. So it is your responsibility to go and dwell in detail these provisions about all the acts. यहाँ मेरा काम क्या है, थोड़ा सा गाइड करना, तो आप वो इतनी ही क्लास में हो जाओगे. Now we will be starting the historical background. So we all know that ईस्ट इंडिया कंपनी किसने इस्टेब्लिश की थी, देख लेना एक बार जाके. जॉर्ज वाइट और ये सब हैं लोग. तो जॉर्ज वाइट या जो भी वाइट है, इन्होंने इस्टेब्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस ईस्ट इंडिया कंपनी डेट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन द यूके, इन द ब्रिटेन, हैज़ टेकन अ मोनोपोली राइट फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ. दिस मोनोपोली राइट इज़ नोन एज चार्टर. व्हाट इज़ दिस मोनोपोली राइट इन द ईजी टर्म्स? मैंने अपनी मम्मी से जाके एक पर्ची पे लिखा लिया कि मम्मी जब भी घर से मैं बाहर जाऊंगा समोसे लेने, सो इट इज़ ओनली माई प्रेरोगेटिव एंड नॉट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू बाई डेट समोसास. अंडरस्टूड? अगर घर में समोसे आ रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? मेरी है, और मेरा राइट भी है. अंडरस्टूड? इट मीन्स इनडायरेक्टली आई एम प्रोहिबिटिंग माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर from venturing out and buying some samosa. This is known as monopoly, and this is also called in complicated terms the charter. So East India Company took the charter from Queen Elizabeth, the then ruling Queen of England, and they venture out to India. तो आपको पता है सबसे पहले कौन आए थे. हिस्ट्री में थोड़ा घुस रहा हूँ मैं. सबसे पहले कौन आए थे, साइड में लिख लेते हैं, बताइए. पोर्तुगीज आए थे. देन कौन आए थे, आप बताओ. देन इंग्लिश. देन आप बताओ. देन फ्रेंच. सो आफ्टर यू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल एबल टू इंटररिलेट ऑल द सब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट. यहाँ आप बता दीजिए, इधर भी कोई डी से वर्ड है, यहाँ भी कोई डी से वर्ड है. ठीक है, तो ये आप बता दीजिए. तो भाई 1605 में इन 1605 इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस अराइव्ड. तो ये आ गए. तो इन्होंने राइट्स ले लिए कि भाई हम ट्रेड कर सकें इंडिया में. तो ये स्पाइसेस में, कॉटन में, डाइज में, इंडिको में, इन सब में ट्रेड करने लग गए. अंटिल 1965 द वाटरशेड मूवमेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. नाउ इन 1965 दिस कमर्शियल बॉडी turned itself into somewhat of administrative body as they have gained the Diwani rights. What are Diwani rights? Kind of revenue and policing system. अगर आपको कोई भी देश या जगह कैप्चर करनी हो, सो प्लीज़ टेक कंट्रोल ऑफ इट फाइनेंसेस. अंडरस्टूड? फाइनेंसेस के बिना एक इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं हो पाता. सो इन्होंने भी वही किया. इन 1765 इन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दे गेन्ड द राइट्स ऑफ दीवानी. देन उसके बाद 1858 उसमें क्या हुआ? यस, द म्यूटिनी टुक प्लेस. और उसके बाद आफ्टर 1858 द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली assumes
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया। उसके बाद धीरे धीरे हमको हिस्ट्री में डेवलपमेंट्स पता चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एंड इन 1934 एम.एन. रॉय, विच हु इज़ अ कम्युनिस्ट, विल डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी, द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो हमें कब जाके मिलता है? 26 नवंबर 1949। सो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। बट द एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास आर द डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट्स। So this is the topic of today's class, and after this we will छोड़ देंगे हम यहाँ क्लासेस, ठीक है ना, इतना ही। रेगुलेटिंग एक्ट्स, so this is also known as the company's rule, because after 1858 I have told you, after the mutiny, after the revolution, public resistance of 1858, the British crown will directly assume the responsibility of ruling India, and after 1858 number of acts will be legislated, but those acts will be called Government of India Act. सो यहाँ चार्टर एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट हटा दो, चार्टर एक्ट लिख दीजिए। दीज आर चार्टर एक्ट्स काइंड ऑफ। So 1773 is the first act. These acts will have to be studied in detail, और इनको रेक्टिफिकेशन मारना पड़ेगा। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1773 में क्या क्या हुआ देखिए, जहाँ तक याद आ रहा मुझे, एक तो सुप्रीम कोर्ट बनता है 1774 में इन कैलकाटा। सेकेंड थिंग इज, दिस इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑन इंडियन सॉइल्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो हमको अच्छे से दिख ही रहा है। एक और चीज़ जो कि देयर आर गवर्नर्स ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोविंसेस, लाइक गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मैड्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल बोल दिया, मैड्रास हो गया, बॉम्बे हो गया। सो इन दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1773 क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब आप इस नाम से थोड़ा सा इन्फ्रेंस ले पा रहे हो कि दिस गवर्नर ऑफ बंगाल हैज़ बीन चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इट मीन्स काइंड ऑफ सम सुपरमेसी हैज़ बीन गिवन टू दिस पोस्ट in respect, in comparison to the our other governors. So kind of process of centralization has been started by this act of 1773। और ये कब ख़त्म होगा? हाँ जी, ये ख़त्म होगा 1858 में। 1833 या 1858 में ये पूरा सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट होगा। सो यहाँ ये हो गया। ना एक और थिंग हुई, वो चीज़ क्या हुई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल of 4 has been created with this governor general of Bengal post. It means this executive council has a primary function to implement the laws as the name suggests, but the secondary function of this particular executive council is to act as the legislative house. तो आप डायकोटमी देख रहे हो, an executive council who has been made to implement the laws will also have the duty to legislate the laws. Understood? और अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या है? हाँ, मेरे को पता है legislature is a different branch, executive is a different branch, but executive is a part of the legislature and it is a supremacy of this legislature to sustain this particular small group of people known as executive. ये मैं अभी की कंडीशन बता रहा हूँ। So kind of legislature is guiding executive in the present scenario, but in historical terms an executive council has been made which is a secondary role
to legislate also. So this dichotomy पूरी समझने के लिए महात्मा गांधी और अदर फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान झोंक दी, बस इतना सा समझाने के लिए कि भाई ये चीज़ गलत है। तभी बाद में वहाँ तक आज दूसरी चीज़ है हमारे पास कि लेजिस्लेचर अलग है एंड इट हैज़ अ सुपरमेसी ओवर एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। सो दिस इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1773. नाउ इन एवरी 20 years यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर इज अ एक्ट. ये 33 कर लो, 1853 कर लो इसे. सो in the span of every 20 years there is a legislation. बट क्या हुआ, ये हमारे पास आया था पर इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए. सो वी डोंट हैव टू स्टडी दिस, बट इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू स्टडी 1784. Within 10 years span we have another legislature. क्यों? Because there are some lacuna in this particular Charter Act of 1773 which will get fulfilled by this 1784 Act. ठीक है. इस 1784 में क्या हुआ, इसने बोला भाई मज़ा नहीं आया, ये हमने जो बना दिया है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर, ये ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास है, इसमें अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी भी इसमें ले आए थे, बिकॉज द कंपनी सफरिंग लॉसेस. EIC has taken charter from the Britain and came to India for a trade. EIC of India has become so much of the huge company that it is acting as asset to the Britain crown. But over the years, this EIC, East India Company, suffered huge amount of losses. The irony in the situation is this: the East India Company as an institution is suffering from huge losses, but the officers and personals of East India Company has gained enormous amount of wealth. So इससे हम क्या समझते हैं कि भाई कंपनी एज अ कॉरपोरेशन इज फेसिंग लॉसेस, बट पर्सनल जो है उनके ऑफिसर्स हैं दे आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. इट्स मीन यस द प्रेजेंट कंडीशन ऑल्सो करप्शन. तो 1784 में क्या हुआ, तो इतनी जो मैंने स्टोरी बताई उसमें क्या हुआ, 1773 में ही आंसरेबिलिटी डाल दी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, दैट यू विल रिपोर्ट टू अस. बट किसके पास रिपोर्ट करेंगे, तो 1784 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, टू बॉडीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल सी टू commercial functions, board of control will be a political institution. So यहाँ ब्रिटिश क्वीन के अपॉइंटी बैठेंगे, यहाँ कमर्शियल डायरेक्टर्स बैठेंगे. So kind of this an accountability on the East India Company has been set up. So by this you can relate to the fact regarding your prelim point of view that supremacy of crown or Britishers has been established over East India. कौन से एक्ट में, 1784 के एक्ट में. गोइंग टू 1813 का एक्ट, इसमें भी छोटी मोटी चीज़ें हुई, जैसे मिशनरीज वर अलाउड. हु आर दीज मिशनरीज? हु प्रोपोगेट द फेथ और द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी, उनको बोल देते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज. सो दे वर अलाउड इन इंडिया टू प्रीच देयर रिलीजन, टू एक्सपैंड देयर डिसाइपल्स इन 1813. देन ₹1 लाख पर ईयर फॉर एजुकेशन has been set aside. And the third thing is the monopoly. I have told you in the beginning that EIC enjoys the monopoly of trading with India. This monopoly provision has been cut off, but पूरी तरीके से नहीं, except trade in tea and opium and except trade with China. So whole clause of monopoly has not been restricted, but 80 to 90% of this monopoly clause has been waived off. So it was the Charter Act of 1833
where the East India Company became purely an administrative body. Why? Because मोनोपोली पूरी की पूरी यहाँ ख़त्म कर दी गई थी. अच्छा, लॉ कमीशन has also been given in the Act of 1833. 1833 में ही सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन लाना चाहते थे पर ला नहीं पाए. ठीक है, तो जो ला नहीं पाए वो कहाँ आएगा 1853 में. सो हियर सिविल सर्विसेज की कंपटीशन आ गई. पहले क्या था, ओनली ब्रिटिशर्स आर अलाउड टू राइट दिस कंपटीशन, बट हियर नाउ देयर विल बी ओपन कंपटीशन फॉर द कोवेनेंटेड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. सो यहाँ ओपन कंपटीशन आ गई. देन थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंजेस हुए. क्या चेंजेस हुए? इन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 द कंटेम्पलेशन हैज बीन गिवन ऑन सेपरेटिंग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पार्ट. दिस लेजिस्लेटिव पार्ट विल बी लेटर नोन एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि अभी का पार्लियामेंट है. सो इन 1853 लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन दोनों को अलग अलग कर दिया. देन 1858 हम सबको पता है पीपल रेजिस्टेंस ऑफ 1858, सिपाही म्यूटनी जो भी हुई हमारी 1857 में. उसके बाद एक्ट आया चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1858 इन विच द ब्रिटिश क्राउन हैज़ टेकन द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कंपनी EIC. सो यहाँ तक था आज का लेक्चर. आप देख लेना एक बार जाके, सब रिवाइज कर रहे हैं. जो भी यहाँ चीज़ मैंने गलत बोल दी होगी आप लक्ष्मीकांत पे भरोसा करना, क्योंकि वही सही है. अंडरस्टूड? सो अगर आज आपको आज का लेक्चर समझ आया, जाने से पहले मैं बता दूँ, ये है डच, ये है डेन्स. अब डच कौन से रीजन को बोलते हैं या किन लोगों को बोलते हैं, ये आपको पता करना है. सो तब तक के लिए, if you are liking this content, please like the video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.